अच्छा, आप ना बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे जो आपके जूनियर है उनको कि देखिए आपने जो अपनी जो यात्रा की है स्टूडेंट से लेकर अब तक है, यस उसमें सर। आपने क्या क्या चैलेंज फेस किए, उनसे आपने कैसे निपटे, क्योंकि एक ये जो टाइम होता है ना ये थोड़ा लंबा टाइम होता है। यस सर। इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, कई तरह के ये रहता है कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, कई यस बार सर। एक्सट्रीम केस भी आ जाता है कि पता नहीं क्या करे। तो यस सर। उनसे आप निपट कर यहाँ तक कैसे पहुँचे, कुछ अपने बारे में बताएंगे? जी सर। सर कोई भी जर्नी में हम रहते हैं तो उतार चढ़ाव सर हर जर्नी का हिस्सा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने अपने लिए अप्लाई किया था कि मैं ये डिटरमिंड था कि चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, जिस भी चीज़ की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके प्रिपरेशन को मैं छोड़ूंगा नहीं सर। और इसी डिटर्मिनेशन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अच्छा, इसमें कई बार ऐसा रहता है कि बस कभी तो ऐसा मोमेंट आया होगा तब आपने छोड़ा होगा, तब आपने सोचा होगा अब तो एग्जिट कर लेते हैं, नहीं होगा, कभी ऐसा आया है आपकी लाइफ में? ये सर जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हो रहा था हाँ स्टार्टिंग हाँ में, हाँ। तो फिर मुझे लगा कि लगता है मेंस क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और शायद गलत जगह पे आ गया हूँ, ऐसी फील होती थी मुझे। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कॉर्पोरेट जॉब में था सर, तो मुझे लगता था कि कहीं मुझे वापस तो वहीं नहीं जाना पड़ जाए। बट फिर मुझे लगता था कि अगर फिर मैं वापस में जाऊँगा तो मैंने छोड़ा क्यों था, फिर मुझे ये याद आता था सर कि मैंने फिर छोड़ा क्यों था उस चीज़ को, और मैं इस लाइन में आया क्यों था। अच्छा, बाकी स्टूडेंट को भी हम बताना चाहेंगे, विशाल ऑलरेडी एक जॉब में है फिलहाल भी। जी सर। और आप ये बताइए कि वो टाइम मैनेज वो कैसे करते थे जॉब के साथ? यस सर। सर जॉब में जैसे कि 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो जॉब के बाद थोड़ा रेस्ट लेकर मैं कोशिश करता था कि उस दिन जिस भी दिन ऑफिस हो रही है, क्योंकि संडेज तो सर वैसे भी छुट्टी होती है, बट वीकडेज में कोशिश करता था कि कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 4 घंटे में जॉब के साथ भी पढ़ाई कर लूँ सर। अच्छा, जॉब में कई बार ऐसा भी होता है सीनियर का प्रेशर, कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, एक अलग तरह का ऑफिस का एनवायरनमेंट भी होता है, एक पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, ऑफिस Yes, पॉलिटिक्स sir. भी चलती है, तो वहाँ पर कई तरह के व्यक्ति होते हैं। Yes, कई sir. बार हमने देखा है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि Yes, sir. ऑलरेडी जॉब में हैं Yes, sir. और जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहाँ पर कैसे आपने मैनेज किया जब ऐसी कंडीशन आती थी कि जब फेवर में नहीं जाती थी चीज़ें? यस सर। सर जॉब में कुछ भी होता है तो मैं माइंडसेट मेरा यही था सर कि जॉब में कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कुछ अच्छा हो रहा हो आज के दिन में या कुछ बुरा हो रहा हो, लेकिन जब मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, जब मेरा जॉब का जो शिफ्ट जब खत्म हो जाए, जब मैं वापस घर जाऊँ, तो आज जॉब में जो भी हुआ है उसी को मैं माइंड में लेकर घर नहीं जाऊँ। मेरे माइंड में हमेशा रहता था सर, क्योंकि मुझे अपना गोल फिक्स था। मुझे पता था कि जी मैं जॉब में भी हूँ, लेकिन मुझे बीपीएससी या यूपीएससी क्लियर करना है। तो इस वजह से सर जॉब की टाइमिंग्स में मैं वहाँ का काम करता था, और निकल जाने के बाद उस चीज़ को फिर मैं याद नहीं रखता था सर घर आने के बाद। यानी कि जब बड़ा गोल होता है तो छोटी छोटी चीजें अवॉइड की जाती जी हैं। सर। हाँ, ठीक है। हालांकि वहाँ पे जो मेरे सीनियर थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे। यस सर। अच्छा, कई बार ऐसा भी रहता है कि जब आपका पेपर होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? स्टूडेंट के साथ, काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा रहता है, जब पेपर आ गया, कोई प्रीलिम्स आ गया, मेंस आ गया या इंटरव्यू आ गया, Yes, जब sir. लास्ट स्टेज में होते हैं, तब कुछ काम एक्स्ट्रा आ जाता है जाने अनजाने। यस सर। मतलब कि खुद नहीं होता है, तब तक एकदम नॉर्मल रहेगा, पर जब मेन टाइम आएगा तब कुछ ना कुछ यस सर। ज्यादा टाइम हो जाएगा। आपके हाँ। साथ भी कभी हुआ है? हाँ ये होता है सर, क्योंकि मेरी जर्नी लंबी रही है, तो काफ़ी तरह के अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स रहे हैं मेरे साथ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी होती रही हैं सर। तो जब ऐसा होता था तब आपने कैसे निपटा, क्योंकि काफी बच्चों की इस वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती हाँ है, हाँ तो आपने कैसे किया है वहाँ? सर, जब ऐसा लगता था कि 6-7 दिन लगातार मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, ये अब लग रहा है कि कुछ लंबा समय डिस्टर्ब होने वाला है, तो फिर मैं अपने सीनियर से बात करता था सर, और उनसे मैं कन्विंस करता था उनको कि सर ऐसी ऐसी बात है, और जो भी सच्चाई थी मेरे साथ कि मैं प्रिपरेशन करता हूँ और जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि ये मेरा अल्टीमेट गोल मेरा यही है, तो उनको मैं काफ़ी कन्विंस करता था। और कुछ दिन उस बीच में मुझे छुट्टियाँ भी मिल जाती थी, मैं छुट्टियों के लिए अप्लाई करता था उनसे बात करके, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था सर। यानी कि इसी को बोलते हैं परसुएशन। जी सर। ये अच्छी बात है, यानी कि आप जिस Yes, sir. भाई आप इंसानों के साथ रह रहे हैं, जो आपके जो टीम मेंबर है, जो आपके सीनियर है, जो बाकी है, उनके साथ आपको मिल के आपको Yes, sir. जॉब हाँ, के हाँ। साथ बैलेंस बना Yes, के sir. आगे बढ़ना जी, पड़ेगा। sir. आप उनसे लड़ के नहीं ये कर सकते कि नहीं नहीं हाँ, हम हाँ। काम करेंगे। यस सर, राइट सर। ठीक है। क्योंकि सर मैंने कुछ भी छिपाया नहीं था, मेरे सीनियर्स को मेरे बारे में पता था सर, तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अब काफ़ी वर्कलोड है, अगर लगता था कि अब 6-7 दिन से ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि मेरी पढ़ाई पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो फिर मैं कुछ दिन छुट्टियों पे कोशिश करता था कि छुट्टियों के लिए अप्लाई करूँ। ठीक है। Yes, sir. बहुत अच्छा है। अच्छा, आप ये बताइए, जो पढ़ाई होती है, आप जो पढ़ाई करते हैं, जैसे वहाँ पर क्या होता है ना, ये चीज़ें हमने कई बार कई और बच्चों से भी पूछा, जब आप जॉब करते हैं, यस सर। जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ते हैं,
वो क्या करते हैं ना, वो हार्ड कॉपी से पढ़ लेते हैं। जी सर। जो वाले क्या रहता है, आप हार्ड कॉपी से पढ़ते थे सॉफ्ट कॉपी से, या फिर कई बार ऐसा होता था कि कुछ पेज वगैरह ले जाए, कुछ ऐसा कुछ था। आप मेनली आपका तरीका क्या था, डिजिटल से पढ़ाई की, नोट्स बनाए, अंडरलाइन किए, या फिर हार्ड कॉपी से? सर जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह देना होता था तो मैं PDF को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा के सर मैं उससे टेस्ट सीरीज देता था। फिर एनालिसिस के समय सर क्योंकि उतने सारे नोट्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हार्ड कॉपी को, तो टेस्ट तो मैं पेपर पे दे देता था हार्ड कॉपी पे, बट उसको एनालाइज करने के समय मैं टैब पे आंसर्स देख लेता था और फिर क्वेश्चन पेपर पे आंसर्स मार्क कर लेता था और फिर बाद में रिवीजन में वो बेटर रहता था। अच्छा, जो ये पढ़ाई होती है आप सॉफ्ट कॉपी में करते थे, मेरे कहने का ये है कि जी सर। या हार्ड कॉपी में करते थे? सर वो जो दोनों नोट्स वगैरह रहते थे एक हाइब्रिड मॉडल मैंने सर एक तरह से देखा जाए तो मैंने फॉलो किया था कि जरूरत पड़ने पे ऑनलाइन मोड भी रखता था और ऑफलाइन भी सर हार्ड कॉपी भी। यानी कि जैसे आज का जमाना है हाइब्रिड में, Exactly, जब ये sir. है कि जब हाँ. आपको ये है कि भाई ठीक है ऑफिस में पढ़ाई करनी है तो आप Right, सॉफ्ट right, sir. में, हाँ हाँ. बिल्कुल, और जब आप घर पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हार्ड कॉपी में, यानी कि आप हाइब्रिड में वो चलने का है। ठीक जैसे है। कि सर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ऑफिस में ब्रेक होता है, अगर मैंने जल्दी लंच कर लिया और मेरे पास 20-25 मिनट खाली पड़े हुए हैं तो मैं कुछ वीडियोस जैसे करंट अफेयर्स के वीडियोस हो गए मैं यूट्यूब से ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखता था और 20-25 मिनट में ऑफिस में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड में वो देख लेता था सर। अच्छा देखो, यूट्यूब से याद आया, आजकल क्या रहता है ना, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा रील वायरल रहती हैं और जो अच्छा खासा टाइम किल कर देती हैं। तो आपने जो सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रैक्शन है या फिर बाकी चीज़ें हैं, क्या आपको भी डिस्ट्रैक्ट किया उन्होंने, या फिर उनसे आपने कैसे बचाया, कैसे पढ़ाई की, उनके साथ मैनेज करते हुए बताएंगे एक बार? सर बीच का ऐसा एक फेज था मेरी प्रिपरेशन में जबकि मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हुआ था टू बी ऑनेस्ट, और रील्स जैसे कि सबको उनकी आदत पड़ जाती है तो, जी सर, तो मुझे लगता है कि सर रील्स जो है वो इंस्टाग्राम सब तक ठीक है, बट यूट्यूब थोड़ा सा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जैसा होना चाहिए, और रील्स मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर जरूरी नहीं समझता हूँ सर, क्योंकि जब यूट्यूब पे आ गया, जैसे इंस्टाग्राम तो हम लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं कुछ या डीएक्टिवेट भी कर देते हैं, बट यूट्यूब तो सर उसकी जरूरत हमेशा पड़ती है, चाहे वो न्यूज़ हो, एजुकेशन पर्पस हो, वहाँ पे जब रील्स आया तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होना लाजमी है सर। लेकिन फिर भी जब काफ़ी टाइम बीता और मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से जो मैं नींद का भी टाइम हैम्पर होता था सर, कि मैं सोने जा रहा हूँ और मैंने रील्स देखना चालू कर दिया तो 1 घंटे निकल गया, 1 घंटे की नींद वेस्ट हो गई। सुबह भी अगर उठा तो रील्स देखना चालू कर दिया, तो थोड़ा सा फिर उन चीज़ों पे फिर मैंने लगाम लगाया सर और कोशिश किया कि यूट्यूब के रील्स को मैं देखना बंद करूँ। तो अच्छा, ये एल्गोरिदम भी इनका जबरदस्त काम करता है, आप जो पसंद होगा ना, जो देखेंगे वही आपको सजेस्ट करेगा। और रात को खासकर हमने देखा है जो बच्चे रात को पढ़ते हैं वो ठीक ठाक टाइम इस पर वेस्ट कर देते हैं, जाने अनजाने, उनको पता नहीं लगता है, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। या फिर कोई वीडियो जिसको कई बार ये बोला जाता है, आजकल नया टर्म है एडुटेनमेंट, कि लगता है कि एजुकेशन का है पर वो उससे रिलेटेड नहीं मिलता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? सर जो भी ऐसे चैनल्स हैं जो कि सब्सक्रिप्शन में है और जिसमें कि रेलिवेंट वीडियोस नहीं आ रहे हैं तो उसको भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन वीडियो जैसे करंट अफेयर्स हो गया, न्यूज़ वगैरह हो गया, ये सारा का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं या सब्सक्राइब करते हैं ये सारे चैनल्स, तो आपको रिकमेंडेशन में भी वही सारी चीज़ें पहले आती हैं, जो देखेंगे वही आएगा। जी सर, एग्जैक्टली। तो फिर मैंने कोशिश किया कि जो भी इररिलेवेंट चीज़ें हैं तो उनको फिर मैंने अनसब्सक्राइब किया और फिर कोशिश किया कि यूट्यूब का भी एक माध्यम था जो कि मेरे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हुआ है सर, और रील्स पे भी काफ़ी मैंने कंट्रोल किया था धीरे धीरे। ठीक है। अच्छा, एक ये भी रहता है, ठीक है, ये तो हो गया ऑनलाइन का, इसके अलावा ना आय को लेकर भी अच्छा खासा रहता है। अब क्या रहता है ना, किसी न किसी का मतलब कुछ ना किसी फेज पर, ये नहीं बोलेंगे वो ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो हम उस चीज़ पर नहीं जाते, पर वहाँ पर अलग अलग फेज होते हैं। जैसे आपने 70 में आपका हुआ है, 70 का पेपर री एग्जाम हुआ, अब वो क्या था क्या नहीं था वो बातें अलग है, पर उस वजह से अच्छी खासी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। सेम जैसे मेंस के टाइम, सेम इंटरव्यू के टाइम, तो वहाँ पर ना कई तरह के विचार ऑटोमेटिक आने लगते हैं, स्टूडेंट में नहीं आते, तो वो ही रहता है, एक ने कुछ बोल दिया, दूसरे ने कुछ बोल दिया, तीसरे ने कुछ बोल दिया, वहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। और जिस वजह से, और अच्छा ये डिस्ट्रैक्शन भी तब होता है जब आपका पेपर एकदम पास में होता है। जी सर, हाँ। वहाँ पर कैसे क्या किया जाए? हाँ सर, कभी कभी लगता है कि शायद अब डेट एक्सटेंड हो जाएगा, ये सारी कुछ न्यूज़ न कुछ, हाँ, कुछ ऐसा र्यूमर है, उसको र्यूमर ही बोलते हैं। सर लेकिन मैं इंश्योर ये करता था कि एटलीस्ट मैं 5 से 6 घंटे में पढ़ाई को दूं, हालांकि र्यूमर से मैं भी अफेक्टेड होता था हर किसी की तरह, लेकिन जी सर, लेकिन अल्टीमेटली दिन में 24 घंटे होते हैं सर, तो मैं कोशिश करता था कि एटलीस्ट 1/4 भी अगर मैं उनका उस 24 का निकालता हूँ तो फिर भी 6 घंटे मेरे पास में रहते हैं। अगर मैंने 18 घंटा अगर वेस्ट भी किया तो 6 घंटे को मैं प्रोडक्टिव
लिए अगर यूज़ करूँगा तो उससे मुझे बेनिफिट मिल सकता है सर। तो मैं वो फॉलो करता था कि कंसिस्टेंसी को मैंने अपना जो भी है उसको मैंने कंसिस्टेंसी को प्रायोरिटी दिया कि चलो 5-6 घंटे अगर मैं पढ़ता हूँ डेली का तो बाकी चीज़ें अगर होती भी हैं तो वो ज़्यादा मेरे फाइनल गोल पे इम्पैक्ट नहीं करने वाला है। यानी कि एक कॉमन चीज है कि आपको अंदर अनुशासन बने रहना चाहिए जी सर। कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। हाँ सर, हाँ। इसमें ये नहीं है आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, हमें इतना टाइम पढ़ना है तो डेली पढ़ना ही है। यस सर, हाँ। ठीक है, कंसिस्टेंसी यानी लगातार आपको इतने घंटे पढ़ना है। जी सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब प्रीलिम्स का जब पेपर आता है यस सर। तो जब प्रीलिम्स के पेपर में ना काफी एक बड़ा चैलेंज ये निकल के आता है बच्चों को कि जहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, हाँ सर। 4 में से 2 को एलिमिनेट कर देते हैं, 2 बच जाते हैं। यस उन 2 में से कई बार ये होता है उसको ज़्यादा से गहराई से सोचते हैं, कई बार गलत हो जाता है, कई बार उसको ठीक भी रहता है। तो वहाँ पर कैसे कर देते हैं? और जो पेपर होता है कई बार कुछ बोलते हैं नहीं, जो जितने क्वेश्चन किए उसी को साथ साथ भरते जाइए। कई ये बोलते हैं कि ठीक है आप पेपर को 3 शिफ्ट में पढ़िए। प्रीलिम्स का पेपर आपने कैसे मैनेज करते थे? सर 2 घंटे में आजकल थोड़ा क्वेश्चंस लेंदी भी हो गए हैं, तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल तो होता है सर, क्योंकि पहले 1 लाइनर्स क्वेश्चन आते थे तो जल्दी हो जाता था। बट अब क्या होता है कि यूपीएससी का पैटर्न बीपीएससी भी फॉलो कर रही है, तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम चला जाता है। तो कोशिश करता था कि उसमें भी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको पहले जल्दी जल्दी मैं करूं जो भी मुझे आता है, जिसमें कि मैं ऑप्शन देख के मैं पता चल जाता था कि इसका यही आंसर होगा। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है सर, तो उसको मैं थोड़ा सा एनालिटिकल वे में करता था। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उस चीज़ को शायद मैंने नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक एक स्टेटमेंट पे फोकस करता था। और जैसा कि आपने कहा एलिमिनेशन टेक्निक, हाँ, जिसमें 2 में से, हाँ। जी, और जब 2 में फंसता था, मान लीजिए 50-50 हो रहा है, तो पहले मैं खुद को एनालाइज करता था ये देखकर कि मैंने कितने क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें कि इतने क्वेश्चन मेरे सही हैं या नहीं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन का तो पता होता है कि ये तो सही होगा। तो जब मुझे लगता था कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ जिससे कि मुझे कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा, तो उस केस में मैं रिस्क लेता था। अगर मैं 2 को एलिमिनेट कर दिया तो 2 में मैं 50-50 में रिस्क लेता था सर। अच्छा कई बार ये भी रहता है, चलिए लास्ट मिनट बची है, लास्ट के ना 5 मिनट बची है पेपर के ख़त्म होने की, इसको भी टिक लगा ही देते हैं। यस सर, वो भी होता है। तो उसको कैसे रोकते थे, या फिर आप उसको टिक लगा देते थे और मैक्सिमम टाइम में वो क्या रहता है, वो गलत होता है। हाँ सर, हाँ। तो वहाँ पर आप कैसे क्या करते थे? सर वो वाला स्टार्टिंग में मेरे में ऐसा था कि मैं वो करता था, बट फिर मुझे लगा कि जब तक मैं अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ के उसके बारे उस क्वेश्चन को समझ नहीं लूँ तब तक फिर मैं रैंडम गेस मैंने पूरी तरह से वो करना फिर छोड़ दिया था सर। इसके लिए आपने टेस्ट वगैरह लगाए या कैसे क्या किया? यस सर, टेस्ट का प्रैक्टिस किया था मैंने। ठीक है। टेस्ट दिए थे ठीक ठाक। यानी कि प्रैक्टिस करने से ये चीजें आती हैं, यानी कि हाँ। प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए, कहीं से भी करे पर प्रैक्टिस करते रहिए आप। यस सर। और मुझे लगता है कि जब प्रीलिम्स के जब लास्ट में 2 महीने बचते हैं तो उस समय टेस्ट की अहमियत थोड़ा बढ़ जाती है सर, क्योंकि आजकल वो इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे कि क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लंबे हो गए सर, लेंथी हो गए और 2 घंटा समय ही होता है, तो इसलिए भी। और जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो हम क्वेश्चन को जो चीज़ हमने नहीं भी पढ़ा है उस क्वेश्चन पे भी हम ये चीज़ उस स्टेटमेंट को निकाल पाते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये प्रैक्टिस से आता है। हालांकि मैंने उस क्वेश्चन के बारे में शायद नहीं सुना होगा पहले, स्टिल वो मैं सही मार के आऊँगा क्योंकि वो इतना मैंने प्रैक्टिस किया है कि मैं मुझे पता चलता है ये कि वो स्टेटमेंट सही हो या गलत प्रैक्टिस से सर। यानी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उन एरिया को भी उन एरिया का भी आंसर दे पाओगे जो एरिया आप अनुमान के आधार पर निकाले जा सकते हैं। वहीं पर अगर प्रैक्टिस कम करते हैं तो वहाँ जो, क्योंकि रिलेटिव फाइट है, बाकी बच्चे वो नहीं निकाल पाएंगे, ओबियसली उनका नीचे रहेगा वहाँ पर। ठीक है। और सर अनुमान में अगर 40% भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, अगर आपने 10 अनुमान लगाया और उसमें 4 क्वेश्चन भी आपके सही हैं तो ओवरऑल आपको मार्क्स पॉजिटिव में रहेंगे, आप नेगेटिव में नहीं जाओगे सर। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं मेंस की। मेंस में ये बताइए, जैसे पेपर का ना बच्चों का काफ़ी ज़्यादा एक इशू रहता है कि पेपर का टाइम कम रह गया, उसको आपने कैसे मैनेज किया? सर मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आप टेस्ट में मॉक टेस्ट में आप ये इंश्योर करते हो कि मैं 3 घंटे में वो पेपर कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना सर। जो बच्चे भी पेपर कंप्लीट कर पाते हैं वो अल्टीमेटली बेटर मार्क्स के कैटेगरी में लाया करते हैं सर। पेपर कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, और उसके बाद जैसे आप पेपर कंप्लीट करने लगे उसके बाद धीरे धीरे अपने आंसर्स की क्वालिटी सुधारो सर। अच्छा, आंसर की क्वालिटी यहाँ पर ना ये रहता है, कई बार ना ये होता है बच्चे ना गलत फैक्ट रख देते हैं। यस सर। तो जाने अनजाने हाँ। कई बार ये रहता है कि वो कुछ गलत, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है पेपर पर या कुछ नहीं पड़ता? सर अगर अप्रोक्सीमेशन में वो करीब है, मान लीजिए कि 23% को मैंने 21 लिख दिया, 22 लिख दिया, तो वहाँ तक सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर,
क्योंकि फैक्ट ठीक है, क्योंकि फैक्ट में देखिए सर, सारा फैक्ट हर किसी को पता नहीं हो सकता है, वो भी क्योंकि ढेर सारे फैक्ट्स होते हैं, ढेर सारे डेटा होते हैं, बट अपने अप्रॉक्सीमेशन में आप उसके क्लोज कुछ भी अगर आपने लिखा है तो मेंस पे उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। वो ओरिजिनल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि ओवरऑल आप क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर रहे हो कि नहीं सर। अच्छा, ये रहता है कि फर्स्ट पेपर का हम सेक्शन में चलते हैं। जी सर। फर्स्ट पेपर का जो डीआई वाला सेक्शन होता है, जी सर। आप उसको पहले करते हैं या बाद में करते हैं? सर मैं तो उसको पहले करता था सर। मतलब मैक्सिमम बच्चे पहले करते हैं, जी सर। जिनका यहाँ तक हमने जिन भी बच्चों से बात किया ना, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पहले ही कर रहे जी हैं। सर। लास्ट में कई बार पेपर प्रेशर होता है जिस वजह से वहाँ सर। पर हो जाता है। अच्छा, आपका डीआई का कोई गलत गया था या ठीक था? सर 6 नंबर का क्वेश्चन था जो कि मैंने जल्दीबाजी में पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं और उसको आधा अधूरा ही उसको आंसर निकाला। मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो आंसर मैंने नहीं निकाला क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं था और वो क्वेश्चन मैं आधा करके ही दूसरे क्वेश्चन में चला गया था सर, तो इसलिए उसमें शायद मुझे नंबर नहीं मिले होंगे। बाकी जो था बाकी जो आंसर्स थे सर उसमें मेरे आंसर सही थे सर। आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिले कि आपको डीएस भी मिल गया। जी सर। ठीक है, आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या रहता है ना, कई बार ना डाटा का खेल होता है डीआई में। डाटा का जाने अनजाने आपने वो अटेम्प्ट कर लिया जिसका डाटा अलग हो रहा है, जैसे कई बार 100% से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है या फिर तो कुछ इस तरह का रहता है। तो वहाँ पर आप कैसे करते थे? पहले उसको पूरा पढ़ते थे, देखते थे, या फिर कैसे अटेम्प्ट करते हुए आपने क्या किया? क्योंकि इस वजह से भी काफ़ी बच्चों का इशू रहता है। हाँ सर, वो इस बार 71st में हुआ था जो 101% पे आ रहा था। हाँ हाँ। तो वो सर आप कुछ भी उस केस में, चूँकि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये होगा ही, क्योंकि कोई परसेंटेज तो हमेशा 100 में ही होता है सर, बट उस डेटा में अगर 101 आ गया है तो मुझे लगता है कि दोनों को कंसिडर किया जाना चाहिए सर। हालांकि दोनों में आंसर्स अलग अलग आएंगे बट कंसिडर दोनों को करना चाहिए सर उस केस में। अच्छा, आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे? सर मैं या लास्ट में जो कंपाइलेशन आता है वो पढ़ते थे आप? सर इंटरव्यू के टाइम पे मैं डेली पढ़ता था और बाकी टाइम में जैसे मेंस का टाइम हो गया या प्रीलिम्स का टाइम हो गया उस समय मैं सर कंपाइलेशन पे ज़्यादा फोकस किया था मैंने। हालांकि बीच बीच में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था बट वो रेगुलरिटी मेरे से नहीं हो पाया था कि मैं रोज़ पढ़ पाऊँ, बट इंटरव्यू के समय मैंने सर रोज़ पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा मेंस की बात। मेंस में जो सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर में काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है और सेकंड पेपर में हम ये भी देखते हैं फर्स्ट पेपर के नंबर ज़्यादा रहते हैं एवरेज मार्क्स, सेकंड के थोड़े कम रहते हैं। वहाँ सब्जेक्टिविटी होती है, तो उसको आपने कैसे पर्टिकुलर, जैसे पॉलिटी वाला सेक्शन है, पर्टिकुलर जैसे आप देखेंगे ना साइंस वाला, इकोनॉमी वाला सेक्शन है, तो वहाँ पर आपने क्या किया? उसमें क्या बिहार का एंगल डालना जरूरी है क्या? अगर कहीं बिहार का नहीं पूछा गया वहाँ पर क्या जरूरी है? अगर उसमें डालते हैं कुछ फर्क पड़ता है क्या? सर अल्टीमेटली होता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, और डिमांड फुलफिल करने के लिए अगर बिहार का डेटा आप यूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज टू फिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो उससे कोई नुकसान नहीं है सर, उससे बेनिफिट ही होगा सर। और सर जैसे पॉलिटी का सवाल है तो उसमें आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसमें कोर्ट केसेस को आप दिखाएं एग्जांपल्स के तौर पे, तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा सर। आपको कोर्ट केसेस पे थोड़ा फोकस करना मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जरूरी है। कई बार पॉलिटी में 0 नंबर भी आते हैं। जी सर। आपने देखा है किसी का? कई बार ऐसा रहता है कि कई बार पेपर में ना मतलब बहुत मतलब 0 नंबर आ जाते हैं। ऐसा क्या रहता है कि मतलब बहुत कम नंबर आ जाते हैं, एकदम चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्या रहता है? सर वही है कि आंसर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कोई एक जेनरिक आंसर लिख सकता है और कोई अगर सुसज्जित करता है आंसर से या एग्जाम्पल से, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, कोर्ट केसेस हो गए, तो फिर उसको तो थोड़ा बेटर मार्क्स मिलना लाजमी है सर। यानी जितना गुड डालेंगे उतना मीठा होगा। क्योंकि सर जेनरिक आंसर होता क्या कि जो भी सारे बच्चे एक आंसर लिख सकते हैं जेनरिक आंसर, बट आपको कम्पीट करना है सर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यानी कि आपको और उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा उसमें कुछ एक एंगल ऐसा डालना पड़ेगा जिससे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर मिले। ठीक है, आप ये बताइए जो ऐसे रहता है, यस सर, जो बिहार स्पेसिफिक ऐसे रहता है उसको आपने कैसे टैकल किया? सर चूँकि उसमें मुहावरे रहते हैं, तो अगर आप मुहावरे का मीनिंग समझते हैं तो फिर आप फिर एग्जाम्पल सोच पाते हैं उसको लेकर अलग अलग फील्ड से, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप एग्जाम्पल्स में कोट करते हैं ये सारी चीज़ें, तो फिर आपको। इंट्रो और कंक्लूजन का क्या रहता है? इंट्रो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? सर इंट्रो में अगर आप कई बार ये सुनने को आता है अगर आपने पोइम नहीं कोट किया, आपने ये कोट नहीं किया, तो आपने कैसे लिखा और होना कैसे चाहिए? अपना बताइएगा आपने क्या लिखा? जी सर, हाँ सर, मुझे जहाँ तक मेरा खुद का है, मुझे सर पोएम्स याद नहीं है सर एक भी,
और कोट भी अगर याद होगा भी तो वो जरूरी नहीं कि जो कोट मुझे याद है उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन रहे, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है सर। हो सकता है मेरा कोट किसी पार्टिकुलर एक रीजन या एक टॉपिक में सूट कर रहा हो, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उसी से क्वेश्चन आ जाए। तो हर समय कोट या पोएम डालना जरूरी मुझे नहीं लगता था सर। तो आपने डाला या नहीं डाला? क्योंकि बच्चों को टेंशन रहती है, अच्छा हमें तो लास्ट टाइम तक याद रखना है। और फिर पता लगा पेपर में आया नहीं, फिर जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं। सर जिस ऐसे में लगता था कि जो कोट मुझे याद है वो कोट इस ऐसे में सूट कर जा रहा है, तो वहां पर मैं डालता था सर। और जहाँ पे अगर मुझे याद है या उस समय मैं भूल जा रहा हूँ और फिट नहीं कर पा रहा हूँ तो उस समय मैं अवॉइड करता था। अच्छा, कई बार हाँ बोलिए सर 3 ऐसे लिखने होते हैं, तो कभी कभी कुछ कोट आपको याद होते हैं क्योंकि आपने जो कि इतनी लोग पढ़ाई करते हैं या इतने, क्योंकि स्कूल लाइफ में भी हिंदी का कोर्स रहता है, तो कुछ मुहावरे तो लोगों को याद रहते ही हैं और कोट्स भी ढेर सारे। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो फिट करने के लायक होता है सर। बट जब ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है या पोएम भी, तो उसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है सर। आप अगर एक अच्छा ऐसे लिखते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स पुट करते हैं तो फिर सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, कई बार ये भी रहता है कि जो क्वेश्चन लिख लिया जी सर, जीएस में भी, खासकर एसए में भी। यस सर। एसए में तो तब मुहावरे याद आएंगे या कोई कोट याद आएंगे जब पूरा हो गया है वो ऐसे, या एग्जाम हॉल से बाहर निकल आए। और जीएस में भी तब रहेगा जब क्वेश्चन पूरा हो गया, तब उसके बारे में कुछ नए पॉइंट आएंगे। यस सर। हाँ, तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? जी सर, बिल्कुल हुआ था ये। तो उसको कैसे, कई बार ये रहता है अच्छा इसमें कुछ और डाले तो फिर क्या किया जाए? सर मुझे लगता है कि जरूरी नहीं कि हर चीज़ 100% हो सर। इवन एग्जाम में भी 100%, इनफैक्ट जिस एग्जाम में मेरा क्लियर भी हुआ है, मुझे लगता है अगर मैं दोबारा उस एग्जाम को लिखूंगा तो और बेहतर कर पाऊंगा। तो जो मार्जिन ऑफ ये इम्प्रूवमेंट का जो मार्जिन होता है वो थोड़ा सा हमेशा रहता है सर, चाहे आप बेस्ट भी करके आया हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों को अल्टीमेटली डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल करना चाहिए और फ्री माइंड के साथ पेपर देना चाहिए। जो भी आपने मेहनत किया है उसके बेसिस पे आपको जानना चाहिए सर। यानी कि सब्जेक्टिविटी रहती है। Yes, ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये हमारा होगा मेंस वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू वाले पार्ट की, लास्ट पार्ट की। जी सर। तो जो इंटरव्यू का रहता है, जो माहौल होता है वहाँ अंदर जाकर कैसा माहौल होता है? एकदम बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि सोशल मीडिया पर काफ़ी चलता है और स्टूडेंट उसको लाखों में देखते हैं और उसमें कुछ भी वो डाल देते हैं कि ये है इंटरव्यू का वो क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन होते हैं कुछ के कुछ, या फिर वहाँ का काफ़ी काम फेमिलियर है? और किस तरह का माहौल होता है वहाँ का? सर जब लोग फर्स्ट टाइम मेंस क्लियर करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि जैसे आपका कैसा, आप अपना अनुभव बताइए। यस सर। हाँ, आपको वहाँ कैसा फील हुआ, क्या लगा? मेरा जो सर क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे और काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और ढेर सारा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। इंटरव्यू में यहाँ से भी आ सकता है, वहाँ से भी आ सकता है, और चीज़ों को याद करना स्टार्ट कर लेना, ये पढ़ लेना है, वो पढ़ लेना है। बट जब मैं इंटरव्यू में गया तो सर वैसा नहीं था माहौल, बिल्कुल भी काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। उन्होंने आराम से टाइम दिया, पहले उन्होंने बैठने को कहा, फिर उन्होंने पूछा कि आप कंफर्टेबल हो, हम स्टार्ट करें या थोड़ा रुक के स्टार्ट करें। तो इतना सर आपको कंफर्ट वहाँ पर मिलता है सर। और जो क्वेश्चन भी है, जो भी आपका पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आप किस फील्ड से हैं, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, ये सारी चीज़ें, आपका ऑप्शनल क्या है, तो उनका भी मोटिव रहता है कि हम उसी रीजन से क्वेश्चन पूछें जिस रीजन से उनका एजुकेशन या जो भी उनका एकेडमिक है वो बिलोंग करता है। और काफ़ी टफ क्वेश्चन भी नहीं रहते हैं सर, बेसिक क्वेश्चन ही आता है हर जगह से। 1-2 टफ क्वेश्चन हो सकते हैं ताकि एक नॉलेज भी टेस्ट करना होता है कभी कभी। बट अगर उस केस में अगर आपको नहीं आता है सर तो वहाँ पे हम सॉरी बोल सकते हैं पोलाइटली, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है सर। सॉरी बोलते हैं तो कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट होता है कि अच्छा सॉरी बोल दिया, पता नहीं क्या गया क्या नहीं? नहीं सर, ये हमें लगता है ऐसा कि सॉरी बोला है तो पता नहीं क्या होगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी ऑनेस्टी को चेक कर रहे होते हैं कि अगर कहीं पे वो कोई भी डेटा या फैक्ट वो नहीं जान रहा है तो वहाँ पे वो कुछ गलत बात बोलता है या एक्सेप्ट करता है कि मुझे नहीं आता है, तो इस चीज़ का वो टेस्ट होता है सर अल्टीमेटली। ठीक है, आपने डिटेल में बात की और इससे किसी न किसी बच्चे का बेनिफिट होगा जो देखेंगे। और आपको आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, आप बच्चों को कुछ अगर संदेश देना चाहे तो दे सकते हैं। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, क्योंकि कोई भी जर्नी में मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंस रहना है, आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर यही कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।